अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, अध्याय 2, भारत का राज्यों का संघ होना। फेडरेशन ऑफ स्टेट। अध्याय 2, चैप्टर नंबर 2, लेक्चर 6। यह भारतीय राज्य व्यवस्था का बुनियादी चैप्टर है। अब हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। संघ परिसंघ इत्यादि हम आपको बता चुके हैं। तो संघ परिसंघ का अंतर या संघ क्या क्या उद्देश्य है, संघीय व्यवस्था क्या क्या लक्षण है, हम आपको बता चुके हैं। डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियां बटी हुई हैं केंद्र और राज्य में। ध्यान रहे, भारत को संघ राज्य नहीं कहा गया है, बल्कि राज्यों का संघ कहा गया है। मतलब यह है कि राज्यों के पास अपनी स्वायत्तता है, राज्यों की अपनी स्वतंत्रता है, अपनी स्थानीयता की सीमा में वे कोई कानून बनाने में समर्थ हैं, जिसके लिए उनको केंद्र की ओर देखने की जरूरत नहीं है। अलग बात है कि हमारी संघीय व्यवस्था केंद्राभिमुखी है। जहां दिल्ली महत्वपूर्ण है, तो अंततः हम केंद्रीकरण की ओर झुके हुए हैं। जहां दिल्ली का महत्व ज़्यादा है, भारतीय संघ का महत्व ज़्यादा है, लेकिन सामान्य अर्थों में इसे राज्यों का संघ कहा गया है। संघ राज्य कह देने से संघों की प्रभुता घोषित होती है, संघ की प्रभुता का पता लगता है। यानी कि दिल्ली ही सब कुछ है, पटना भुवनेश्वर का कोई मतलब नहीं। इसी नाते एक विवाद आया था आपका, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कमेटी, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेज कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, लोकतांत्रिक अधिकार। AIR ऑल इंडिया रिकॉर्डर 2010, सुप्रीम कोर्ट 1476, पेज नंबर। तो इस विवाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 1 की परिधि में, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा, जहां संघ फेडरेशन तात्पर्य करेगा। भारत फेडरेशन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है, संघ राज्य नहीं है।
यहाँ राज्य प्रभुता प्राप्त है, राज्य स्वायत्तता प्राप्त है, राज्य अपनी सीमा में स्वतंत्र हैं। अलग बात है कि अंततः कुछ खास और विशेष परिस्थितियों में हम संघ राज्य की बात कर सकते हैं, यानी कि दिल्ली महत्वपूर्ण होगी। सरलीकरण यह है कि सामान्य स्थितियों में लखनऊ, देहरादून, चंडीगढ़, चेन्नई का महत्व है। हमारे राज्य स्वायत्त हैं, अपनी सीमा में स्वतंत्र हैं, अपनी विधि व्यवस्था के अनुपालन के लिए। विशेष समय में हम केंद्रीकृत हैं। यह बाबा साहब का भी विचार है, यह जेनिंग्स का भी विचार है। किंतु सहज और सामान्य स्थितियाँ जो हमने 74 वर्षीय परिपक्व या संन्यास की ओर अग्रसर लोकतंत्र में हमने देखा है, तो हमने राज्यों के संघ की अवधारणा को पुष्ट किया, जिसका शाब्दिक अभिप्राय यह है या अवधारणात्मक अभिप्राय यह है कि हमारी शक्तियाँ दिल्ली और राज्यों में बटी हुई हैं। दिल्ली किसी भी क्रम में राज्यों की शक्ति को कम नहीं कर सकता है। राज्य भी केंद्र के विचारों का, केंद्र के निर्देशों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। उन्हें केंद्र के निर्देश को खास परिस्थितियों में, इवन सामान्य परिस्थितियों में मानना भी पड़ेगा। दोनों में यदि कोई विवाद होगा तो स्वाभाविक सी बात, इस विवाद का निपटान स्वतंत्र न्यायपालिका करेगी और एक संवैधानिक व्यवस्था के धरातल पर केंद्र और राज्य चलेंगे। तो इस तरीके से यह चैप्टर जो हमने एक अलग से राज्यों का संघ, यह वस्तुतः भारतीय संविधान का भाग 1 है, संघ राज्य क्षेत्र। भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4। संघ राज्य क्षेत्र या संघ और राज्य के क्षेत्र, यह आपको पढ़ना है बुनियादी विषय के रूप में। तो संघ का मतलब आप समझ गए, शक्तियों का बंटवारा होगा केंद्र और राज्य के बीच में। केंद्र की अपनी शक्तियाँ होंगी जो केंद्रीय सूची में वर्णित हैं, राज्य की अपनी शक्तियाँ होंगी जो राज्य सूची में वर्णित हैं। कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं समवर्ती जिससे दोनों कानून बनाएगा और अपनी स्थानीयता की सीमा में दोनों भारत को समृद्धि और विकास के पथ पर ले जाएंगे। यदि कोई विवाद होगा तो स्वतंत्र न्यायपीठ उस विवाद का निपटारा करेंगे। थोड़ा सा सोच लें एक लाइन कि आखिर भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया, संघ राज्य क्यों नहीं कहा गया। यह संघ राज्य अलग अलग है, संघ अलग है, राज्य अलग है। संघ और राज्यों के क्षेत्र, इसको एक साथ न पढ़िए संघ राज्य। तो भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया और संघीय व्यवस्था को विशेष परिस्थिति में एकीकृत क्यों बनाया गया। तो राज्यों का संघ इस नाते कहा गया कि राज्य अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता, विशिष्टता की सीमा में अपने राज्य की भलाई करेंगी। केंद्राभिमुखी इस नाते कहा गया कि जब कोई खास परिस्थितियां होंगी तो वे दिल्ली का निर्देश लेंगी, दिल्ली के साथ चलेंगी, ताकि हमारी संसदीय प्रभुता बनी रहे, भारत की एका बनी रहे और भारत एक सूत्र में पिरोया जा सके। इसी नाते राज्यों के निर्माण इत्यादि का दायित्व तो दिल्ली को दिया गया, आई मीन संसद को दिया गया। तो भारत राज्यों का संघ होगा। अब यहाँ पे राज्यों का संघ क्यों गया आप जान चुके। अब यहाँ पे जो है राज्यों का संघ होने से जो दिक्कतें आ सकती हैं, राज्य कभी स्वेच्छाचारी हो जाएं, तब राज्य कभी मनमाना करने लगे तो इसी नाते भारत का संविधान, भारत की यथार्थ विविधता
तथा संभावित विखंडन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये लाइन याद रहे, भारत का संविधान भारत की यथार्थ विविधता, ये याद रहे कोट करने के लिए कहीं, तथा संभावित विखंडन ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब इसका अर्थ आप समझें। सामान्य स्थितियों में हम राज्यों को अभिमान देते हुए भारत की बेहतरी की बात सोचते हैं, लेकिन कई राज्य हैं, कोई राज्य अपने मन का आचरण करने लगेगा तब क्या होगा? यथार्थ विविधता है कैसी? जाति के, धर्म के, क्षेत्र के, भाषा के और नस्ल के। इस विविधता के धरातल पे यदि कोई राज्य कहे कि हम अलग होना चाहते हैं, यानी कि राज्य नहीं राज्यों का संघ होना में एक संभावना तो बनी ही रहती है। हो सकता है राज्य कभी विखंडन की ओर जाए तब। पटना और भुवनेश्वर के मूल्यमान अलग हैं, कोलकाता की बेलूज अलग हैं, अगरतला अलग संस्कृति में रहता है। यदि यह विविधताएं राज्यों को किसी सिरफिरी मानसिकता की ओर ले जाएं, जिसकी थोड़ी सी संभावनाएं इधर ले जाएं, तो उस दिन के लिए केंद्र राज्य को मजबूत रखा गया है, दिल्ली को मजबूत रखा गया है, संसद को खास अधिकार दिया गया है। हम यह चैप्टर इसी अनुक्रम में पढ़ेंगे। पहले थोड़ी सी अनुच्छेद व संवैधानिक चर्चाएं, किंतु ज़्यादा चर्चा होगी अनुच्छेद 3 की, नए राज्यों के गठन की, क्योंकि वही वर्तमान संदर्भों में महत्वपूर्ण है। अब आप टॉपिक नोट कर लें जो यहाँ पढ़ना है। पहले आप शब्दावलियाँ कुछ थोड़े थोड़े छोटे छोटे टर्म सीख लें। राज्यों का संघ होना, संघ राज्य, संसदीय प्रभुता, नए राज्यों का गठन, सहयुक्त किया जाना, सहयुक्तीकरण, अर्जन, प्राप्ति, आनुषंगी, अनुपूरक, परिमाणिक, अनुसूची। ये टर्म बीच बीच में आपके आएंगे, तो फिर एक बार सुन, हमने पहले ही बताया था कि पढ़ने के लिए टर्मिनोलॉजी जानना जरूरी है। राज्यों का संघ का अभिप्राय हुआ कि भारत कुछ राज्यों का संघ है जो वर्तमान में संख्या में 28 हैं। पहले राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद 14
राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे जो बदलते रहे। संख्या में थोड़ी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, आप उसे देख लीजिएगा। तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनका संघ है भारत। इनके अलग अलग मात्रा में, परिणाम में प्रभाव है। यहाँ सभी राज्यों को बराबर महत्व दिया गया है। राज्य की अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता स्वीकारी गई है, यानी कि राज्य प्रमुख हैं। इस क्रम में संघ की भूमिका कम नहीं होती है। खास परिस्थितियों में केंद्र ही यानी संघ ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो राज्यों का संघ हुआ। संघ राज्य का मतलब हुआ यहाँ पे केंद्र महत्वपूर्ण है, यहाँ पे दिल्ली महत्वपूर्ण है। तो जब हम यहाँ कहेंगे तो राज्यों को थोड़ा ज़्यादा अधिमान देने की बात, बस इतनी बात। और जब संघ राज्य कहेंगे तो दिल्ली को थोड़ा अधिमान देने की बात बू आती है बस। और इसी बू में सारा संकट है। अगर इसमें यह बू दिल्ली को महत्व देते हैं तो राज्यों का अधिमान कम होगा, और राज्यों को अधिमान देते हैं तो दिल्ली का अधिमान कम होगा। चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा मध्यम मार्ग से। किंतु हम सहज हैं, मध्यमार्गी हैं, सकारात्मक सोचते हैं। इस नाते राज्यों को महत्व देते हुए दिल्ली के महत्व को स्वीकारा गया है। यही बात फिट बैठती है, यही बात सुप्रीम कोर्ट कहता है। अभी हमने क्या वेस्ट बंगाल राज्य बनाम कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स में यही कहा सुप्रीम कोर्ट, भारत राज्यों का संघ है, यही परिभाषा उचित है। संसदीय प्रभुता। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। यहाँ संसद की सर्वोच्चता है। संसद ही नए राज्यों का गठन कर सकती है, उनका सीमा परिवर्तन कर सकती है, 2 राज्यों को आपस में मिला करके एक राज्य बना सकती है, एक राज्य का हिस्सा दूसरे राज्य में। ये संसदीय प्रभुता है, ये दिल्ली की पहचान है, ताकि राज्य विखंडन की ओर न बढ़ पाएं। राज्यों से प्लूरल नंबर घोषित होता, कोई राज्य अलग जाने लगेगा, तब क्या होगा। इस नाते संसदीय प्रभुता अपनाई गई है। कोई राज्य ऐसा नहीं कर सकता है, मनमाने ढंग से संघ से अलग नहीं हो सकता। अर्जन, नए राज्यों का गठन, संयुक्तिकरण, जैसे 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम भारत में संयुक्त किया गया। अर्जन, किसी राज्य को अर्जित किया जाए युद्ध से या किसी तरीके से, प्राप्ति, कोई राज्य आप में खुद से मिलना चाहिए। तो इस तरीके से नए राज्य की सीमा में विस्तार हो सकता, परिवर्तन हो सकता, भारत की सीमा में परिवर्तन और विस्तार हो सकता है। आनुषंगिक का मतलब होता है किसी मुख्य चीज से जुड़ी हुई बात। अनुपूरक, जो किसी चीज को पूरा करती हो पीछे से लग करके। जैसे अनुसूचियां हैं, इसको आप पढ़िएगा, ये बाद में जोड़े गए विषय है। तो जो किसी चीज के पूरक हों, जैसे अनुसूचियां मूल संविधान की पूरक, वहां पे न लिख करके पीछे लिख दी गई हैं। परिमाणिक, जो किसी प्रक्रिया के थ्रू परिणाम के रूप में सामने आए। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखनी हैं। और ख़ास तौर पे चूँकि राज्यों शब्द से या राज्यों का संघ होने से या भारत की यथार्थ विविधता से यह बू आती है कि नए राज्य बन सकते हैं, नए राज्यों का निर्माण हो सकता है, नए राज्यों की मांग हो सकती है। कुछ सिरफिरे राजनेता अपनी ऋणात्मक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए कोई आंदोलन कर सकते हैं नए राज्य के लिए। तो यहाँ पे नए राज्य की चर्चा, उनकी औचित्यपरकता खास मुद्दा रहेगी, बाकी तो आप पढ़ लेंगे। अब आप देखें अनुच्छेदवत। पहला अनुच्छेद क्या कहता है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल नंबर 1। संघ का नाम, यहां हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे।
एवं राज्य क्षेत्र। बेरेट से आप पढ़िएगा संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो इनमें 3 बातें हैं, खंड 1, खंड 2, खंड 3। खंड 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अर्थात इंडिया यानी कि भारत को इंडिया नाम से अभिहित किया गया है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरा, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। अब इसको पहली अनुसूची बेरेट से देख लीजिएगा। जो आपके राज्य हैं, तमिलनाडु है, आंध्रा है, तेलंगाना है इत्यादि। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में वे आएंगे कौन कौन का, राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट जो लिखे गए संघ राज्य क्षेत्र गांव। ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। तो क्या क्या हुआ, राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र जो पहली अनुसूची में लिखे गए हैं और वे राज्य जो अर्जित किए गए हैं। ये बातें यहाँ पे सम्मिलित होंगी। इसी संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने अभी बताया कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा और राज्यों का संघ या संघ का अभिप्राय यहाँ फेडरेशन होगा। तो ये आपका हुआ अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। प्रवेश या स्थापना तो यहाँ पे कि संसद विधि द्वारा कुछ शर्तों, कुछ निबंधनों और विधि द्वारा जो वह उचित समझे अपने संघ में नए राज्यों का प्रवेश करा सकेगी, नए राज्यों की स्थापना कर सकेगी। यह संसद का विशेषाधिकार है। इसी धरातल पे 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय गणराज्य में 1975 में सिक्किम जोड़ा गया। जीके का एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया। तीसरा, अनुच्छेद 3, डिटेल चर्चा होगी अभी। नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण तथा विद्यमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। तीसरा ही इंपॉर्टेंट है, इसी को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अब आप यहां पे कुछ चीज समझ लें।
कि भारतीय संसदीय प्रणाली के तहत भारत में संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। हमारा संविधान भी यही मानता है। आई मीन भारत की सबसे बड़ी पंचायत चाहे तो कानून द्वारा किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। दो राज्यों को, क्षेत्रों को मिलाकर के नया राज्य बना सकती है। दो राज्यों को आपस में जोड़ सकती है। किसी राज्य की सीमा में कटौती कर सकती है। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। किसी राज्य के नाम को बदल सकती है। अनुच्छेद 3 के आधार पर भारत की संसद का यह विशेषाधिकार है। कदाचित यह बात इस नाते लाई गई है ताकि संसद की प्रभुता बनी रहे, नए राज्यों का विखंडन न हो। मूल बात, भारत की यथार्थ विविधता के धरातल पे जो संभावित विखंडन की बात छिपी हुई है, उस विखंडन को रोका जा सके, इसलिए संसदीय सर्वोच्चता अपनाई गई है। यहाँ से प्री का क्वेश्चन निकलेगा। तो इस तरीके से अनुच्छेद 3 का संबंध है नए राज्यों के गठन से, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन से। अनुच्छेद 4, इसको आप बेरेट से देख लीजिएगा। अनुच्छेद 4 नोट करें। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन। पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची, अनुसूचियों को पढ़ लीजिएगा 1 से 12 तक। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, यानी कि उनके पूर्णता के लिए जो बातें जोड़ी गई हैं, आनुषंगिक जो उनसे जुड़ी हुई हैं, परिणामिक जो किसी प्रक्रिया की परिणाम हों के विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। तो यह बात अनुच्छेद 4 में होगी, जो कानूनी मसला है, विधायी मसला है। आप अनुसूची 1 और 4 पढ़ लीजिएगा। अब मुख्यतः हम आते हैं अनुच्छेद 3। देखिए, ये टॉपिक आज के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से निबंध भी पूछा जा सकता है, नए राज्यों के गठन की औचित्यपरकता। तो सवाल है कि नए राज्यों का गठन क्यों हो, नए राज्यों की क्या ज़रूरत है? क्या भारत इतना विशाल है कि विद्यमान राज्यों से भारत की ज़रूरतें पूरी न हों, या शासन प्रशासन में कोई दिक्कत आए? तो इन सब मुद्दों को आपको यहाँ देखना है। देखिए, जब देश स्वतंत्र हुआ तो यहाँ रियासतें थी, रजवाड़े थे, सबकी अपनी ज़रूरतें, सबकी अपनी समस्याएं थीं। भाषा और नस्ल की समस्या देश के सामने बहुत ज़्यादा थी। क्षेत्र की विभिन्नता थी। विकास और आर्थिक समृद्धि, नए संसाधन, पानी इत्यादि के तो बाद में जुड़े। शुरुआती समस्या भाषा और नस्ल की थी। इसी आधार पे कहीं कोई उड़िया बोलता था, कहीं कोई बंगाली बोलता था, कहीं तमिलियन थे, कहीं मराठी थे, हिंदी भाषी थे। यदि पूरा का पूरा भारत का 60% मास हिंदी ही बोलता था, तो एक बड़े समूह के रूप में चाहे तो हम हिंदी राष्ट्र की रचना कर सकते थे। किंतु जो हमारी निरपेक्षता की अवधारणा का है, उसको आघात लगता। तो हमने शुरू में ही नए राज्यों का, रजवाड़ों का पुनर्गठन किया।
प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग बना डॉक्टर फजील अली आयोग की अध्यक्षता में। 2 उसके सदस्य थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनिक्कर। तो कुछ राज्य आपके उसी दिन बने। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। बाद में नए राज्यों का निर्माण होने लगा, होता रहा, सीमाओं में परिवर्तन होता रहा, नाम भी बदले गए, कभी उत्तरांचल कभी उत्तराखंड। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती रहीं। लेकिन पिछले 2 दशकों से, ये 80 के दशक से आप मान लें कि देश में नए राज्यों की मांग का एकदम से हलचल सी पैदा हो गई। कहीं बोडोलैंड, कहीं गोरखालैंड, कहीं विदर्भ, कहीं बुंदेलखंड, कहीं हरित प्रदेश, कहीं पूर्वांचल, कहीं कोडागू। तो ऐसे वर्तमान में ही 15-20 राज्यों की अलग अलग मांग चल रही है। अब इन राज्यों की मांग औचित्य परक है या अनौचित्य परक है, इसी को आपको कई कारकों के आलोक में देखना है। जबकि अनुच्छेद 3 के नियम कहते हैं कि भारत की संसद चाहे तो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, 2 राज्यों को एक साथ जोड़ सकती है, किसी की सीमा घटा सकती, किसी का नाम परिवर्तन कर सकती है। यह है। इन सब के बावजूद दलगत राजनीति, सिर्फ राजनेता अपनी महत्वाकांक्षा की संपूर्ति के कारण नए राज्यों की मांग लगातार चलती रह रही है। कहीं केंद्र झुकता है, कहीं आंदोलन बढ़ता है, ये बातें चल रही। तो ये वर्तमान का परिदृश्य है। इसी वर्तमान परिदृश्य को हमको, अलग बात है कि नए राज्य की मांग करने वाले लोग कभी यह नहीं बता पाते हैं कि अगर बुंदेलखंड बनेगा तो भूखे बुंदेलखंड का पेट कैसे भरेगा। विदर्भ के किशोर तिवारी यह नहीं बता पाते हैं कि विदर्भ में किसानों की आत्महत्या कैसे रुके। आपने लाल डेंगा, सुभाष घी सिंह के आंदोलन पूर्वोत्तर राज्यों में देखे होंगे, सबकी क्या परिणति हुई। आपको ध्यान हो, असम गण परिषद, भृगु कुमार फूकन, प्रफुल्ल कुमार मोहंता किस तेजी और तीखेपन के साथ भारतीय राजनीति में आए थे, कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं लगा, और किस विवाद के साथ गए यह भी आपको बताने की जरूरत नहीं। तो अगर संकीर्ण राजनीति, सिरफिरी सोच, अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए राज्यों के निर्माण की बात हो तो इससे तो देश को बचना होगा। यद्यपि पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी भाषा और नस्ल के आधार पर नए राज्यों के निर्माण की बात से नकारा था, फिर भी नए राज्य बने और किमधिकम ज़्यादा क्या, भाषा और नस्ल के आधार पर ही बने। कहा कुछ भी जाए, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, उत्तरांचल बना, फिर उत्तराखंड हुआ। इन राज्यों के निर्माण में भी विकास की बात कितनी भी कही जाए, लेकिन यहाँ भी भाषा और नस्ल ही आधार है। तो आज भी भाषा और नस्ल के आधार पर नए राज्यों की मांग चल रही है। अलग बात है विकास का, विकेंद्रीकरण का तड़का लगा हुआ है। तो इन्हीं बातों को आपको पढ़ना है, समझना है। 2-3 लेक्चर में फिर प्री में इनका क्वेश्चन कराएंगे। अब आप कुछ पॉइंट नोट्स कर लें, कॉपी निकालें। इसी संदर्भ में फर्स्ट पॉइंट, ये बाद में यूज होंगे, अभी सीधे उपयोग नहीं होंगे। ब्लॉक में कर लीजिएगा, नोट करके ऐसे हमारी बात सुनिए, अपनी बात सुनिए, किताब बताएं, नई चीज़ जनरेट करें और फिर नोट्स बनाएं, ब्लॉक में लिखें। फर्स्ट पॉइंट, क्षेत्रीय एवं आर्थिक आकांक्षाओं के आधार पर, क्षेत्रीय एवं आर्थिक आकांक्षाओं के आधार पर नए राज्यों के पुनर्गठन की दिशा में
विचार किया जा सकता है। क्षेत्रीय आर्थिक आकांक्षाओं के आधार पर नए राज्यों के पुनर्गठन या निर्माण पर विचार किया जा सकता है यदि वे पिछड़े हुए हों, यदि वहाँ विकास न हो पा रहा हो, यदि वहाँ संसाधनों का उपयोग न हो पा रहा हो, तो नए राज्य बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्पष्ट है कि भाषा और नस्ल के आधार पर राज्यों का विभाजन और नए राज्य के निर्माण का मुद्दा पुराना पड़ गया है। स्पष्ट है कि भाषा और नस्ल के आधार पर राज्यों का विभाजन और नए राज्यों के निर्माण का मुद्दा पुराना पड़ गया है। आज राज्यों के पुनर्गठन के जो आधार होने चाहिए, ब्लॉक में नंबर 1, अपने ही राज्य के किसी क्षेत्र से सापेक्षिक पिछड़ापन, यानी कि अपने ही राज्य में अगर आपका राज्य पिछड़ा हुआ तो संसाधनों की पहुंच, सत्ता का विकेंद्रीकरण, पानी जैसे मूलभूत मुद्दे या अन्य कोई संसाधन, और अंततः विकास और विकेंद्रीकरण, यदि यह बातें हैं तो नए राज्यों को बना देने में कोई बुराई नहीं है। किंतु ध्यान रहे, किसी सिरफिरे राजनेता की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए नए राज्यों का विखंडन भारत की एकता और अखंडता के लिए उचित नहीं रहेगा। ये बातें ब्लॉक में लिख करके आप अपने आप को मजबूत बनाएं। अब जरूरत है कि द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग बने। अब जरूरत है द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग बने और नए तरीके से, जो ज़्यादा यथार्थपरक हो, जो ज़्यादा तर्कसंगत हो, जो ज़्यादा विकसनीयता और समृद्धि का वाहक हो, उन तर्कों के आधार पर नए राज्यों का निर्माण हो। द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा यह वक्ती जरूरत है। तो टॉपिक का पुट हम चेंज करते हैं, रहेंगे यहीं पर। नए राज्यों की मांग। एक औचित्यपरक दृष्टिकोण। अब इसको हम निबंध में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नए राज्यों की मांग हो, बट उसकी रिजनेबिलिटी क्या हो, उसकी तार्किकता क्या हो, उसकी औचित्यपरकता क्या हो, इसी के दृष्टिगत आगे हम बढ़ते हैं। इसको हम निबंध में भी प्रयोग कर सकते हैं, मुख्य परीक्षा में भी कर सकते हैं, और प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चन भी ट्रेस कर सकते हैं, इंटरव्यू का मुद्दा भी पैदा कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा फ्रेम करते हैं, फिर इसके बाद आपको बताते हैं। आप फ्रेम करें साथ साथ। नंबर 1, संवैधानिक पक्ष। यानी कि क्या कहता हमारा संविधान। नंबर 2, सरकारी प्रयास। नंबर 3, मांग का आधार। मांग का आधार। नंबर 4, मांग की औचित्यपरकता।
5, जहां अड़चने हैं 6, छोटे राज्य बनाम बड़े राज्य, छोटे बनाम बड़े राज्य। 7 पॉइंट, क्या वास्तव में, क्या इससे वास्तव में सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है, होगा? हो रहा है, होगा? 8वां पॉइंट, कहीं यह सत्ता का निकटीकरण तो नहीं, कहीं यह सत्ता का निकटीकरण तो नहीं। 9, कहीं यह हताश राजनीति, हताश राजनीति एवं कुंठा शमन का कारण तो नहीं। क्या होना चाहिए? तो अब देखो किसकी डिटेल हम इतने पॉइंट में करेंगे, फिर यहाँ से प्री मेन का क्वेश्चन निकालेंगे, इंटरव्यू का बताएंगे, एसे का बताएंगे। नए राज्यों के गठन का संवैधानिक संदर्भ क्या है? सरकारी प्रयास हमने क्या किए? मांग का आधार क्या है? मांग की औचित्यपरकता कितनी है? जहाँ अड़चने हैं, छोटे राज्य बनाम बड़े राज्य, क्या इससे वास्तव में सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है या होगा? कहीं यह सत्ता का निकटीकरण तो नहीं, कहीं यह हताश राजनीति और कुंठा शमन का कारण तो नहीं। एंड लास्ट पॉइंट, क्या होना चाहिए? अब इन्हीं को एक एक करके हम आपसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, संवैधानिक पक्ष। क्या कहता हमारा संविधान? तो स्पष्ट हो लें। भारतीय संविधान अनुच्छेद 30 के तहत भारत की संसद को अधिकार देता है कि वह नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उनको छोटा और बड़ा कर सकती है, 2 राज्यों को एक में मिला सकती है। यानी कि यहाँ पे है संसदीय प्रभुता, संसद की सर्वोच्चता, जिसके कुछ प्रमुख कारण हैं। पहला, ऐसा अनुच्छेद 3 क्यों कहता है? ऐसा भारत का संविधान क्यों कहता है? ताकि भारत की संसदीय प्रभुता बनी रहे, और संसदीय प्रभुता बनी रहेगी तो दिल्ली प्रधान रहेगा, संघ प्रधान रहेगा। किसी आपदा के दिन, किसी विपदा के दिन, बाहरी आक्रमण के दिन दिल्ली सबको देखेगा, संघ सबको देखेगा, तो संसदीय प्रभुता बनी रहे। इस नाते अनुच्छेद 3 के तहत संसद को विशेष प्राधिकारी बनाया गया, सबसे बड़ी पंचायत से खास अपेक्षा की गई। दूसरा पॉइंट, क्षेत्रवाद न पनपने देने के लिए। पहला, संसदीय सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए। दूसरा, क्षेत्रवाद न पनपने देने के लिए, क्योंकि राज्य नहीं राज्यों विखंडन की संभावनाएं हैं यथार्थ विविधता के कारण। तीसरा पॉइंट,
राज्यों को विखंडन की ओर अग्रसर न होने देने के लिए। तो संसदीय सर्वोच्चता बनी रहे, क्षेत्रवाद न पनपे, राज्य विखंडन की ओर न बढ़ें। इस नाते अनुच्छेद 3 ने संसद को महत्वपूर्ण बनाया नए राज्यों के गठन के लिए। ध्यान रहे, भारतीय लोकतंत्र को अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है, हमें अभी बहुत मजबूत बनना है, समृद्धि और विकास के पथ पर ज़्यादा दूर जाना है, इसलिए संसदीय प्रभुता जरूरी है। ये 3 पॉइंट लिख करके आप प्री का भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अब इसको थोड़ी डिटेल में देखें कि अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया क्या है। खंड का कहता है कि विधेयक को पूरा स्थापन के लिए राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश की अपेक्षा है। यदि नए राज्यों के गठन, जैसे मान लो विदर्भ की मांग हो, तो ऐसा विधेयक पूरा स्थापित या लाई जाने के पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होगी। खा खंड कहता है कि पुरस्थापित किए जाने से पहले विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा संबद्ध राज्य विधानमंडल को अपना मत व्यक्त करने के लिए संप्रेषित किया जाए। यानी कि विधेयक जब राष्ट्रपति की सिफारिश होगी तब लाया जाएगा। महोदय उस राज्य से, जिस राज्य से इस विधेयक का संबंध है, उस विधानमंडल को अपना मत देने के लिए कहेंगे। खंडगा निर्देश में निहित अवधि के भीतर विधानमंडल को अपना मत संसूचित करना चाहिए। मान लो महामहिम कहते हैं कि 2 महीने के भीतर विधेयक पर अपने विचार आप अपनी संस्तुति दें, तो 2 महीने के भीतर ऐसा राज्यों को, राज्य विधानमंडल को करना होगा। घा खंड विहित अवधि को विस्तारित किया जा सकता है। महामहिम चाहें तो 2 महीने के समय को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि महामहिम संसद की मर्यादा से जुड़े हुए हैं, मंत्रिमंडल की परिभाषा से जुड़े हुए हैं। टाइम बढ़ाया जा सकता। यदि राज्य विधानमंडल ने अपने विचार संसूचित नहीं किए हैं तो भी विधेयक को पूरा स्थापित किया जा सकता। मान लो इस टाइम पीरियड पे और बढ़े हुए टाइम देने के बाद भी राज्य विधानमंडल अपना कोई विचार प्रस्तुत नहीं करता है या अपना मत नहीं देता है, तो भी उसे पूरा स्थापित या संसद में लाने से रोका नहीं जा सकेगा। सीधा अर्थ हुआ राज्यों की अपनी बातें यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं होंगी। नेक्स्ट खंड, संसद विधानमंडल के विचारों को स्वीकार करने या उसके अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कि पहले तो अपना विचार दें, समय में न दें तो भी पारित होगा, और यदि विचार देते हैं तो संसद उसे माने न माने यह कोई जरूरी नहीं है। यानी कि संसदीय प्रभुता की ओर बढ़े हुए कदम। नेक्स्ट पॉइंट, यदि मूल विधेयक में कोई संशोधन होता है या संसद विधेयक में रद्दोबदल करती है तो जरूरी नहीं है कि संसद इसकी सूचना राज्य को दे। तो अनुच्छेद 3 में लिखी हुई ये सारी की सारी बातें यह कहती हैं कि संसदीय सर्वोच्चता है, संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। प्रक्रिया हम आपको बता चुके हैं, जहां मूलभूत उद्देश्य क्या है कि संसदीय सर्वोच्चता बनी रहे। दूसरा पॉइंट, क्षेत्रवाद न पनपे। तीसरा पॉइंट, राज्य विखंडन की ओर न बढ़े। इन कारणों के आलोक में संसदीय प्रभुता के अधीन नए राज्यों का निर्माण किया जाएगा। अब दूसरा पॉइंट, सरकारी प्रयास। राज्य ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, यहां पे कुछ पॉइंट आप नोट कर लें। फर्स्ट पॉइंट, आजादी के बाद राज्यों के भारतीय गणराज्य में विलय
के साथ ही नए राज्यों के गठन का आधार तैयार हो गया। फिर से सुने, आज़ादी के बाद रजवाड़ों रियासतों के भारतीय गणराज्य में विलय के साथ ही नए राज्यों के गठन का आधार तैयार हो गया। दूसरा पॉइंट, उन्नीस में स्टेट ऑफ आंध्रा भाषा के आधार पर मद्रास स्टेट से अलग किया गया। 1963 में 1953 में भाषा के आधार पर स्टेट ऑफ आंध्रा स्टेट ऑफ मद्रास से अलग हुआ। 1953 में तीसरा पॉइंट, प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना हुई, रचना हुई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर फजल अली। प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर फजल अली। 2 सदस्य थे, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। तो इस आयोग का प्रभाव 1956 से लागू हुआ और भाषा तथा संस्कृत के आधार पर 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। लेकिन ध्यान रहे, राज्य 6 केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी, लेकिन ध्यान रहे न नेहरू का मन था न इस आयोग की अनुशंसा थी। आगे कहा गया कि भाषा और संस्कृति के आधार पर, नस्ल के आधार पर नए राज्यों का निर्माण न हो, इससे बचा जाए। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य प्रदेश के प्रांत नागपुर को महाराष्ट्र में भाषा के आधार पर मिलाया गया, क्योंकि सोच यह थी कि नागपुर परिक्षेत्र में मराठी भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो नागपुर चला गया, यानी कि विदर्भ कहाँ चला गया? महाराष्ट्र में। तो स्टेट ऑफ बॉम्बे और नागपुर एक साथ मिलाए गए, मराठी भाषा भाषी ज़्यादा होने के कारण। आगे फिर नए राज्यों का निर्माण नए तर्कों के साथ होता रहा। त्रिपुरा को असम से भाषा के आधार पर अलग किया गया। मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड भी भाषा और नस्ल के आधार पर ही बने। ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। वर्तमान में बने राज्य 2000 में जो एक ही दिन बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, बाद का उत्तराखंड और झारखंड, इन राज्यों का निर्माण ही भाषा और संस्कृत के आधार पर ही हुआ। तेलंगाना थोड़ा कह सकता है सबसे बाद में बना हुआ राज्य कि विकास, क्षेत्रीयता या राजनीतिक आकांक्षाओं या आर्थिक संसाधनों के उपयोग के धरातल पर बना हुआ राज्य है। अन्यथा अभी तक जो आपके राज्य हैं वे राज्य मोस्टली भाषा और संस्कृत के आधार पर ही डिवाइडेड है। तो इतनी बातें आप आज के लेक्चर में समझें। कल फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। तब हम आपसे चर्चा करेंगे अगली टॉपिक की, जो टॉपिक होगी मांग का आधार। 2 बिंदु की चर्चा हम 10 में कर चुके हैं, अब तीसरा बिंदु हमारा होगा मांग का आधार।
यानी कि किन आधारों पर नए राज्यों का गठन हो, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेहनत से पढ़ें।